हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 22 फरवरी को जो आप लोगों का हिंदी का पेपर है, 22 फरवरी को सेम ऐसे ही आप लोगों का हिंदी का पेपर आएगा। ठीक है, आप पेपर देने के बाद आप चेक कर लेना, एक एक क्वेश्चन आपको इसी पेपर से ही मिलेगा। ठीक है, 22 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर सेम ऐसा ही आएगा और आप लोगों का पेपर बहुत ही ज्यादा नजदीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना और इस पूरे पेपर को मैं आपको सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा। एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से समझना। ठीक है, यहां आप लोग अपना अनुक्रमांक भी भर लेना और नाम लिख लेना। ठीक है, ध्यान रखना। एंड आपका जो ये 801 डीवी कोड है, लेकिन ये हर एक जिले के स्टूडेंट देख सकते हैं क्योंकि सारे स्टूडेंट का 22 फरवरी को पेपर है और यहां से आप हिंदी में 95% अपना फिक्स कर सकते हो। ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में आप 95% हिंदी में ला सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा वायरल पेपर है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड पेपर में 22 फरवरी को दिन आएंगे। ठीक है, आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा पेपर का। एंड आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। 3 घंटे आपको पेपर को सॉल्व करना है, 15 मिनट इस पेपर को पढ़ना है ताकि आपको पता चले कि आपको कितना प्रश्न आता है। ठीक है, ये पूरा पेपर अभी आप सॉल्व कर लोगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन 100% आएगा और अगर आपने याद कर लिया ना तो समझो आप 3 घंटे की जगह आप 2 ही घंटे में पेपर खत्म कर दोगे। बट जो मैं आपको बताऊंगा वो सारा आप तैयार कर लो। ठीक है, देखो यहाँ कुछ सामान्य निर्देश भी दिए हुए हैं। पहला, सभी प्रश्न अनिवार्य है, आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा है, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, आ और बा। तीसरा है, खंड आ जो है 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसका आंसर ओएमआर शीट पर देना है। एंड चौथा है, खंड आ का प्रत्येक जो है प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल ओएमआर शीट पत्रक पर दें। ठीक है, ओएमआर शीट पत्रक देने के पश्चात उसे काटें, व्हाइटनर, इरेजर, इन सब का व्हाइटनर का प्रयोग इन सब का ना करें और प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। और खंड बा जो है 50 अंक का वर्णात्मक प्रश्न है। खंड बा के सभी प्रश्न आपको एक साथ ही करें। एंड प्रथम प्रश्न से आप आरंभ कीजिए, अंतिम तक करें। जो प्रश्न नहीं आता उसमें अपना समय मत नष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य निर्देश हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो जो हमारा खंड आ रहेगा ना वो 20 नंबर का बहुविकल्पीय रहेगा और अभी आप लोग 20 में 20 नंबर हिंदी में फिक्स कर लो। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से समझना। ठीक है, ये हमारा जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, देखो पहला प्रश्न क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है किस युग के लेखक हैं। 1 नंबर अपना फिक्स कर लो बिल्कुल से कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो किस युग के लेखक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग। तो ये किस युग के हैं? देखो शुक्ल आ गया नाम ना, तो इसलिए शुक्ल युग के हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कहीं कहीं आपको ट्रिक भी काम आएगा। तो शुक्ल का मतलब शुक्ल युग। 1 नंबर बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, गबन किसकी रचना है या फिर गबन किसकी विधा है, मतलब किस विधा पर है। रचना किसकी है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ और विधा मैं आपको बताता हूं। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है कि गबन जो है की विधा है, नाटक विधा है, उपन्यास विधा है या एकांकी विधा या कहानी विधा। तो गबन जो है वो एक उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की है? उपन्यास विधा की। सा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। और आप लोग ये पूरा क्वेश्चन तैयार करना, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। हमें बोर्ड एग्जाम में हिंदी में हमें 100 में 95 स्कोर करना है। तो आप लोगों को इसीलिए मैं आपको वायरल पेपर सॉल्व करा देता हूं और आपका पेपर जो है यहीं से आएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, कंकाल के लेखक हैं। कंकाल 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। जो कंकाल रचना है उसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र, निराला या जयशंकर प्रसाद या हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो कंकाल के जो हमारे राइटर हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी कंकाल रचना के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, कलम की सिपाही किसकी रचना है या फिर कलम का सिपाही है वो कृति है। धर्मवीर भारती की, जैनेन्द्र की या अज्ञेय की या अमृत राय की। तो जो कलम का सिपाही है वो अमृत राय की रचना है। किसकी है? अमृत राय की रचना। सभी स्टूडेंट को पता होगा, मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है, ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा रखा है, सारा क्वेश्चन पढ़ा रखा है। शुक्ल युग की समय सीमा बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्ल युग की समय सीमा 1900 से 1918, 1900 से 1919 से 1938 तक या 1936 से 1943 तक या 1850 से 1900 तक। तो जो शुक्ल युग की समय सीमा है वो 1919 से 1938 तक है।
ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है क्वेश्चन नंबर 5 और आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है साकेत। साकेत रचना है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, जल्दी से। साकेत जो है वो किसकी रचना है? महादेवी वर्मा का, जयशंकर प्रसाद का, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त। तो सभी को पता है जो साकेत है वो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है साकेत। ठीक है, तो ये हमारा 6 क्वेश्चन हो चुका है। 7वां क्वेश्चन समझ लो। देखो, महादेवी वर्मा कवित्री हैं। जो महादेवी वर्मा है वो कवित्री हैं। प्रगतिवादी युग या छायावाद युग या फिर द्विवेदी युग या प्रयोगवाद युग। तो महादेवी वर्मा कवित्री हैं तो वो जो है छायावाद युग की हैं। किस युग की? छायावाद युग की कवित्री हैं महादेवी वर्मा जी। गंगा लहरी रचना है, गंगा लहरी, ये आप लोग पद्माकर कर लेना, पद्माकर। ठीक है, एंड विहारी या भूषण या मतिराम। तो गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी तो वो पद्माकर की ही रचना है, पद्माकर की। ठीक है, तो गंगा लहरी किसकी रचना है? पद्माकर की रचना है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है आधुनिक काल की समय सीमा है। जो हमारा आधुनिक काल है उसकी समय सीमा कब से कब तक है? 1919 से 1938 तक, 1918 से 1950 तक, या 1936 से 1943 तक, या 1943 से अब तक। तो आधुनिक काल का मतलब होता है मॉडर्न युग, और मॉडर्न युग इस टाइम भी है, तो इसलिए हमारा 1843 से अब तक हमारी है जो आधुनिक काल। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ललित ललाम के रचयिता है। ललित ललाम किसकी रचना है? पद्माकर की, भूषण की, मतिराम की, बिहारी की। तो ललित ललाम किसकी रचना है? ललित ललाम जो है वो मतिराम की रचना है। किसकी है? मतिराम की। ठीक है, तो 10 ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया। 10 में 10 आपने क्लियर कर लिया ना, एक एक नंबर सारा क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यहां से। अब आप लोग आगे के क्वेश्चन देखो। 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझो। इसमें पूछ रहा है कि हंसी हंसी भांजे देखी दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाल में। इसमें आपको रस बताना है, श्रृंगार रस या करुण रस या हास्य रस या वीर रस। तो यहां देखो हंसी हंसी शब्द का प्रयोग किया गया। किसका? हंसी हंसी शब्द, इसलिए यहां ध्यान रखना कि हमारा हास्य रस होगा। कौन सा रस है ये? हास्य रस है। ठीक है, हास्य रस है, याद रखना, क्योंकि हास्य रस का मतलब ही होता है हंसना। अगला क्वेश्चन, हरिमुख मनहु मैंग पंक्ति में अलंकार है। हरिमुख मनहु मैंग पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या अनुप्रास। तो हरिमुख मनहु मैंग पंक्ति में जो हमारा है वो देखो यहाँ एक मनहु शब्द आया है। मनु मानो जन जानो का मतलब होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि ये सब उत्प्रेक्षावाचक शब्द हैं। ठीक है, तो का वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13 नंबर। लिख कर लोहित लेख डूब गया दिनमणि व्योम सिंध सख देख तारक बुंद बुंद दे रहा। पंक्ति में पहले और तीसरे चरण में मात्राएं, पहले और तीसरे। तो पहले हम लोग गिन लेते हैं, और देखो 11-11 है, 24-24 या 13-13 या 16-16। देखो 16-16 नहीं है, 24-24 भी नहीं है, 11-11 13-13 में से हमारा कोई एक है। ठीक है, तो क्या हो सकता है और देखते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 1 है, 2 है, 1 है। तो देख लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हो जाएंगी 11-11 मात्राएं। ठीक है, 11-11 मात्राएं हमारी सही हो जाएंगी ऑप्शन नंबर का। ओके, सुदर्शन में कौन सा उपसर्ग है? सुदर्शन 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, जल्दी से क्लियर करो। सुदर्शन, तो सुदर्शन में आगे क्या लिखा हुआ? सु। तो निर तो होगा नहीं, साहिदय तो होगा नहीं, सु होगा। क्यों? क्योंकि सुदर्शन में जो उपसर्ग है वो आगे जुड़ा हुआ है सु, तो सु का मतलब सुदर्शन, सु। ठीक है, और ऐसे अभिशाप तो अभी हो जाएगा, अधिकार में अधि हो जाएगा उपसर्ग। ठीक है, क्योंकि उपसर्ग जो होते हैं वो आगे होते हैं। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन, भवानी शंकर में समास है। भवानी शंकर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, दीर्घु समास। तो कौन सा समास है भाई? भवानी शंकर। तो भवानी शंकर में हमारा द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ठीक है, भवानी शंकर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, सुहाग शब्द का तत्सम होगा। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, जो सुहाग शब्द है उसका तत्सम रूप क्या होगा? ये क्या है? मतलब सुहाग जो है वो एक तद्भव है। क्या है? तद्भव। इसका हमें तत्सम बताना है। स्वामी होगा, सौभाग्य होगा, सुहागा हो गया, दुर्भाग्य होगा। तो जो सुहाग का होगा वो सौभाग्य होगा। क्या होगा? सौभाग्य। ठीक है, सौभाग्य होगा जो सुहाग शब्द का हमारा तत्सम रूप। ओके,
समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन अब तो नहीं होगा। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना, जितना ऑब्जेक्टिव समझा रहे हैं वो भी ध्यान से समझो और जितना और क्वेश्चन समझाएंगे वो भी ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें हम लोग जितने भी क्वेश्चन समझेंगे ना वो बिल्कुल टॉप क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा हुआ युष्मादि रूप है युष्मद का, इसमें आपको बताना है कौन सी चीज है, कौन सा विभक्ति है, कौन सा वचन है। तो तृतीय विभक्ति हमारा बहुवचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो इसमें जो हमारा होगा वो क्या होगा, वो तृतीय विभक्ति बहुवचन होगा। तृतीय विभक्ति बहुवचन यानी कि हमारा का वाला ऑप्शन सही है, तृतीय विभक्ति बहुवचन। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य कौन सा है, आवानी आई और पढ़ने बैठ गई, बच्चे दूध पीकर सो गए, अध्यापक के सामने सब शांत है, जो झूठ बोलते हैं, ये देखो कॉमा लगा है, उन पर विश्वास मत करो। भाई ये सीधा दिख रहा है कि मिश्र है, दो वाक्य मिला हुआ है, इसलिए हमारा तीसरा वाक्य बना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक मिश्र वाक्य है। क्या है, एक मिश्र वाक्य है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझना, लिखा हुआ है अध्यापक द्वारा कक्षा में जायजा, जायजा का मतलब जो शायद प्रेजेंटेटिव, ठीक है, लिया गया वाक्य में वाच्य है। देखो अध्यापक द्वारा, तो यहाँ जो है पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस का मतलब ये जो है ना, ये हमारा क्या है, कर्म है, ना कि कर्ता। कर्ता का मतलब सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ कर्म है, इसलिए हमारा कर्मवाच्य होगा। क्या होगा, कर्मवाच्य। अगला क्वेश्चन, मन की कोमलता अक्सर चोट रखा जाती है पद में परिचय, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो मन की कोमलता मतलब यहाँ गुड़ की बात की गई है। किसकी बात की गई है, गुड़ की। तो देखो समझे, यह हमारा भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन, ये होगा शायद, हाँ सही है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन कर्म कारक होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे हो गए 20 ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आपको 20 ऑब्जेक्टिव मिलेगा और ये 20 में 20 अपना फिक्स कर लो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका बिल्कुल फिक्स हो गया है 20 में 20 नंबर। ये हमने वो ऑब्जेक्टिव समझाए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में, जो 22 फरवरी को हिंदी का पेपर है ना, बिल्कुल से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा 22 फरवरी के दिन जो हिंदी का पेपर है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन इसीलिए समझा रहा हूं ताकि आपका एक एक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग देखते हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी, उसमें लिखना भी है 50 नंबर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो ओएमआर शीट में हमने दे दिया, अब हमें लिखने वाले प्रश्न देखने हैं जो हमें 50 नंबर बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है। तो चलो वो भी देख लेते हैं। अब हमारा स्टार्ट होता है खंड बा। ठीक है, खंड बा जो होगा वो हमारा क्या होगा, 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न होगा जो आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है। कुछ भी नहीं है, आप ध्यान से समझना। अगर आपको नहीं आता ना तो भी आप करके आओगे, क्योंकि मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग ये 50 में 45 नंबर लाओगे, पक्का है। 20 नंबर तो ऑब्जेक्टिव का आपका हो ही जाएगा और इसमें से भी आप 45 नंबर लाओगे। अभी देखना आसान लगेगा, अभी आपको लग रहा होगा सर ये तो हार्ड है, बट अभी आसान लगेगा। देखो 20 तो ऑब्जेक्टिव हो गए, 21 से देखो, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्न को कीजिए। एक आपको प्रश्न दिया जाएगा 3 और 3 में से तीनों करोगे 6 नंबर मिलेगा, मतलब एक गद्यांश रहेगा उसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे। देखो पहले मैं आपको बताता हूं, विश्वास पात्र मित्र बड़ी रक्षा रहती है। ठीक है, जिससे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है और हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तो वो हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तो वो हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि उत्तमापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से वो सहायता करेंगे। कितना आसान है। पहला गद्यांश का संदर्भ लिखो। अब इस संदर्भ में है क्या, अगर आप कहो सर हार्ड है तो क्या हार्ड है ये भी बता सकते हो आप हमें। देखो सबसे पहले तो ये हमारा मित्रता पाठ से लिया गया है, सभी को पता है। ठीक है, अब मित्रता पाठ से लिया गया है तो मित्रता पाठ के राइटर कौन है, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या रामचंद्र शुक्ल, जो भी आपको आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखना। ठीक है, ये हो गया 2 नंबर बिल्कुल क्लियर। पाठ का नाम मित्रता और इस लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रेखांकित अंश की व्याख्या, यहां से यहां तक आपका रेखांकित अंश है छोटा सा। विश्वास पात्र मित्र जो हमारे अच्छे मित्र होते हैं, जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, वो हमारे लिए एक रक्षा यानी कि एक कवच का काम करता है। ठीक है, ऐसे आप बना के लिख दो। अगर आपको एक विश्वास पात्र मित्र मिल जाए तो समझो आपको बहुत ही बड़ा खजाना मिल गया, बहुत ही बड़ी चीज मिल गई। ठीक है, और ऐसा मित्र हमारे जीवन में एक औषधि के समान होता है। अगर आपका तबीयत खराब हो तो भी वो ठीक कर सकता है। ठीक है, ऐसे ऐसे आप बना के लिख सकते हो, क्योंकि औषधि का मतलब होता ही है दवा।
ठीक है, बस हो गया 2 नंबर। और यहां लेखक ने विश्वास पात्र की तुलना किससे और क्यों की? बहुत आसान है, 6 नंबर आपका ये क्लियर। अब आपको नहीं आता था फिर भी आपने कर दिया, क्योंकि ऐसा है ही। अगर आप ध्यान से देखो तो हिंदी बहुत आसान है। दूसरा देखो, नहीं आता तो दूसरा भी आपके पास चॉइस है गद्यांश का। देखो यहाँ दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है कि वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। वहां उन सब में एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने में बापू ने जन साधारण बुद्धिजीवों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए, तात्पर्य करने के लिए इस नैतिक चेतना का सहारा लिया था। अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों में जनसाधारण का हृदय इसलिए आंदोलन हो उठा क्योंकि उन्हीं तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। ये भी बहुत आसान है। देखो इसमें मित्रता पाठ से था, मित्र मित्र आता था। इसमें संस्कृति पाठ से भारतीय संस्कृति, तो हमारा संस्कृति 1-2 बार आया। ठीक है, तो ऐसे आप पहचान भी सकते हो किस पाठ से लिया गया। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति पाठ से है और इसके राइटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो ये हमारा गद्यांश के लिए, गद्यांश में हमारा संदर्भ के लिए ये इतना छोटा सा रेखांकित अंश की व्याख्या करना, जनसाधारण हृदय किन बातों का आंदोलित उठा। तो ये आपको 6 नंबर, दोनों में से कोई एक करो, 6 नंबर मिल जाएगा। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अगला देखो, ऐसे आपको 22 नंबर में पद्यांश दिया जाएगा। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। एक क्वेश्चन 2 नंबर का और आप 3 क्वेश्चन रहेगा जो आपको 6 नंबर देकर जाएगा। देखो का वाला, पुरते निकसी रघुवर वधु और धर धीर दये मग में डग देऊं एंड झलकी भरी भाल कनि जल की एंड पुट सखी गयो मधुरा धर को फिर बूझत यहाँ चलनो अब केतक पूर्ण कुट करहूँ की तह और तिये की लखी अणुपी की अखिया अति चारु चली जलजे। ठीक है, बस ये आपको समझना है। और इसमें भी आपको प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ, व्याख्या, ये सब करना है। और किस कारण सीता जी के माथे पर पसीना आ रहा था, ओठ सूख रहे थे और श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे, ये आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6 नंबर आपका क्लियर करा देगा बोर्ड एग्जाम, लेकिन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको बता दूं कि ये भारतीय हमारा वन पथ पर शीर्षक से है। धनुष भंग वन पथ पर, तो धनुष भंग अलग है, वन पथ पर अलग है। तो ये वन पथ पर शीर्षक से है और इसके जो राइटर हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। तो ये आप देख लेना। ठीक है, मेरे जीवन का आज मूक तेरी छाया से हो बिलाप, तन तेरा साधनता छू ले मन की करुणा की था नाप, उर में पावन ऋग में विहान। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन रहेगा और दोनों में से कोई एक करो, 6 नंबर आपको मिल जाएगा। बहुत आसान है। देखो अब हमारा आता है 23 नंबर। इसमें क्या करना है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय और उसकी रचना लिखना है। 5 नंबर। इसमें जितने भी है ना, मैं आपको बता दूं बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये पूरा पेपर तैयार कर लिया तो हिंदी का टेंशन खत्म कर लो भाई, हिंदी में कोई टेंशन नहीं रहेगा। इसमें पूछ रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, इसमें जितने भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 तो पेपर में आना ही है, तय है। 3 में से 2 आना तय है। तो ये आप तैयार कर लो, 5 नंबर क्लियर हो जाएगा भाई। जयशंकर प्रसाद जी का बहुत बार पढ़ा रखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बहुत बार पढ़ा रखा है, रचना तो सभी को पता है। ठीक है, चिंतामणि एंड इसका जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के चिंतामणि है, रसमीमांसा है। ठीक है, बहुत सारी हैं। ऐसे जयशंकर प्रसाद जी की बहुत सारी रचना है, झरना है, तितली है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। ठीक है, ऐसे आपको खा वाला किसी एक कवि का जीवन परिचय देती हूं, उनकी रचना लिखो। 5 नंबर। सूरदास, सुमित्रा नरपन, बिहारी, किसी एक का लिखो। बहुत आसान है, सूरदास जी का लिख दो या बिहारी लाल जी का लिख दो। 5 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। अब आपका 24 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करो। 5 नंबर मिलेगा। संस्कृत का हिंदी में व्याख्या करना है। देखो, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायां केंद्रम स्थली अस्ति एवं भारतीय संस्कृतम आलोका अर्थसबरम प्रसिद्ध मगल युवराजा दारा शिको अत्यंत भारतीय दर्शनम शास्त्रम अध्ययनम अक्रोत सह तेसा ज्ञानम तथा प्रभावितम अभवत यत तेन उपनिषद अनुवादम फारसी भाषा में करिता। ये किस पाठ से है? वाराणसी चैप्टर से। कौन से है? वाराणसी चैप्टर। बस हो गया। ठीक है, आप व्याख्या कर ही सकते हो। एकदा बहवा जना, ये नहीं आता तो इसको देखो, 2 हैं ऑप्शन यार, कोई एक कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एकदा बहवा जना रेलगाड़ी, मतलब धूल में रेलगाड़ी अनुम नगरम प्रतिगच्छत इसम। तो ये थोड़ा सा पढ़ना, संस्कृत है और ये आपको मिलेगा 5 नंबर। ये हमारा जो है शायद किस चैप्टर से लिया गया है, जो एक नागरिक था ना,
प्रबुद्धो ग्रामीणा, ठीक है, प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से लिया गया। चलो ये आपको 5 नंबर देखा जाएंगे। ऐसे ही आपको खंड खा रहेगा संस्कृत पद्यांश का कोई एक आपको संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करना है 5 नंबर। यहां देखो पहला उत्तरम यत समुद्रस्य हिमालयम दक्षिणम वर्षतद भारतम नाम भारती यत्र संतति, बहुत आसान है, दोनों में से कोई एक ही करना है, ठीक है। अपनी पाठ्यपुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखो जो इस पत्र में ना हो। ये 2 श्लोक जो है ये हैं, इसको नहीं लिखना है, आप कोई दूसरा लिखो। लाइक इज बंधनम मरणम जयो पराजय उभयत समो वीरा वीर भाव ही वीरता, ये लिख सकते हो। या सर्वे भवन सुखिना सर्वे सन्तु निरामया या सर्वे भद्रान पश्यन्त मा कसी दुर्भागा भवेत्, ये लिख सकते हो, ठीक है। कोई एक लिख देना बस, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो ये भी हमारा हो चुका है और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 2 नंबर आपको मिलेगा कि मतलब आपको किन्हीं 2 का आपको उत्तर देना है संस्कृत में। 2 नंबर देखो, वाराणसी नगरी केसा संगम स्थली अस्ति, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस। तो वाराणसी नगरी सभी मतलब संबंध संगम स्थली अस्ति, ठीक है। पूर्व राजा का आसित, ग्रामीणा का उपासित, ग्रामीणा नागरिका उपासित, ऐसे ऐसे आप बहुत आसान से लिख सकते हो, ठीक है। तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया 2 नंबर का, ठीक है। ये पेपर पूरा देख लो। 25 नंबर है, कोई एक अपने पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना, 3 नंबर मिलेगा। देखो जो आपके जिले में खंड काव्य आता है वही लिखो। जैसे किसी जिले में मुक्ति दूत आता है, किसी जिले में ज्योति जवाहर, हमारे इधर तो ज्योति जवाहर खंड काव्य आता है। गोंडा जिले से हैं भैया, तो गोंडा जिले में ज्योति जवाहर ही आता है, ठीक है। एंड कहीं कहीं अग्र पूजा आता है, कहीं मेवाड़ मुकुट आता है, कहीं जय सुभाष आता है, कहीं मातृभूमि आता है, कहीं कर्णवीर आता है, कहीं कर्मवीर आता है, कहीं तुमुल आता है। तो जो भी आप अपने हिंदी वाले टीचर से पूछ लेना, वो आपको बता देंगे। या फिर आप क्वेश्चन बैंक में देखोगे तो आपका नीचे लिखा रहेगा हर एक खंड काव्य के नीचे कौन से जिले में कौन सा खंड काव्य आता है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो अपने अपने क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो 25 नंबर क्वेश्चन आपका जो खंड काव्य है वो रहेगा। फिर हमारा 26 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप लोग ध्यान से देखो। 26 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पे आपको निबंध लिखना है। क्या लिखना है? निबंध, ठीक है। एस्से जो आपका हिंदी में निबंध आता है वो 7 नंबर का आपका आता है। कितने नंबर का? 7 नंबर का, ठीक है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा पे लिख सकते हो, पूछा गया है। एंड वन महोत्सव पर, पर्यावरण प्रदूषण पर, एंड साहित्य और समाज पर, ठीक है। ये आपको 7 नंबर देखा जाएगा। कम से कम आपको 3 से 4 पेज लिखना पड़ेगा। बना बना के लिखो, नहीं आता फिर भी लिखो, लिखना है, ये ध्यान रखना। फिर हमारा लास्ट में एक टॉपिक, नया टॉपिक अब की बार है 27 नंबर की, छात्रवृत्ति के लिए अपना प्रधानपत्र को एक पत्र लिखो, लेटर राइटिंग या पत्र लेखन। ये हमारा नया टॉपिक है, ठीक है, पत्र लेखन। तो ये पत्र लेखन आपको लिखना है, अथवा आप अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण के लिए पत्र लिखो। ये दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा हिंदी का पेपर। ऐसे ही आपका हिंदी का पेपर आएगा माय डियर स्टूडेंट। मैंने आपको एक एक चीज को समझा दिया है। अब 22 फरवरी के हिंदी के पेपर दिन से पहले आप देख लो। 22 फरवरी को हिंदी का पेपर है, आप उससे पहले कभी भी देख लो और वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस हिंदी का पेपर देखकर और पूरा बोर्ड एग्जाम में नंबर ला सकें, ठीक है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा हिंदी का पेपर? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी करना। तो हम लोग मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।